मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं गुरुकुल कोचिंग संस्थान में। आई माई सेल्फ महेंद्र कुमार, टीचर ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे को ऐसा लगा होगा कि टीचर ऑफ इंग्लिश क्यों, इंग्लिश टीचर क्यों नहीं। तो इसके लिए एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। आई एम योर इंग्लिश टीचर। ये सेंटेंस जनरली आप सुने होंगे, देखे भी होंगे और बोले भी होंगे। अगर हम सवाल करते हैं आप सभी से, क्या ये सेंटेंस सही है, तो लिटिल बिट कन्फ्यूजन होगा, सही है या गलत है। इसी में लैंग्वेज का अगर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो दो तरह से लैंग्वेज का हम चर्चा किए हुए हैं पहले भी। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है ये हम जानेंगे। सबसे पहले ये सेंटेंस को हम देखते हैं, ये है क्या। आई एम योर इंग्लिश टीचर। सेंटेंस सही है या गलत है इसका हम लोग निर्णय करेंगे। यदि हमने कहा आई एम योर इंग्लिश टीचर तो हम ये बताना चाहते हैं कि मैं आप सभी का इंग्लिश टीचर हूँ, यानी इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर हूँ, लेकिन इसका सेंस कुछ और हो रहा है। अब इंग्लिश का अगर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है जिसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। और यही इंग्लिश का मतलब होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड। पीपल ऑफ इंग्लैंड का मतलब अंग्रेज निवासी। तो जाहिर सी बात है हम तो अंग्रेज है नहीं, मैं सिर्फ एक शिक्षक हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं। खैर, ये सेंटेंस अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव में देखते हैं तो इसको गलत माना जाता है इस व्यू पॉइंट से कि भाई हम कहना चाहते हैं कि मैं आप सभी का इंग्लिश पढ़ाने वाला शिक्षक हूं, लेकिन यहाँ इसका मतलब हो रहा है मैं अंग्रेज शिक्षक हूं। इस सेंस में ये सेंटेंस को गलत माना जाता है और लगातार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है एरर का भी क्वेश्चन। खैर, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी बहुत सारा डिस्कशन करना है इंग्लिश से रिलेटेड। तो आज जैसे कि पहला क्लास है तो मैं चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि सिलेबस है क्या, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि भाई इंग्लिश तो बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत वास्ट है। ये सही बात है, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को जानने के लिए उसका एक सीमा है, एक दायरा है, और उसी के आधार पे हम देखेंगे कि क्या क्या हमको फेस करना है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब इसके बारे में आप लोग सभी को जानते हैं, बचपन से आपने पढ़ा है। जब से आपको ख्याल हुआ है 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट भी है आपका, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप जानते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ये कमेंट होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्यों ऐसा है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है, लेकिन क्यों और कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। पार्ट्स का मतलब क्या है?
अंग यानी कि भाग। ऑफ, इसके बारे में हम लोग नाउन में चर्चा करेंगे। नाउन केस का, के, की संबंध बताने के लिए यूज किया जाता है। और एक वर्ड है स्पीच। अब स्पीच का मतलब सभी आप जानते हैं, वक्तव्य, भाषणबाजी, ये इस नाम से आप जानते हैं स्पीच को। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। स्पीच यानी कि हम आपके सामने हैं, तो एक तरह से है मेरा वक्तव्य यानी कि स्पीच आपके सामने हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पीच के दौरान आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि मैं बहुत सारा सेंटेंस, और सेंटेंस में बहुत सारा वाक्य यानी कि वर्ड, और वर्ड जो है सो लेटर्स यानी अक्षर से बने हुए हैं। तो एक स्पीच तैयार करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसमें आपका नाउन का भी प्रयोग होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक ग्रुप होता है, और ये ग्रुप तैयार करके हम लोग एक स्पीच को तैयार करते हैं, और जाकर के हम अपने भाषा को कम्युनिकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो 8 पार्ट्स है वो सभी को हम लोग मिक्स करके सेंटेंस बोलने में हम यूज करते हैं। ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे भी, जैसे कि 8 पार्ट में है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, ये नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, और एक लास्टली इंटरजेक्शन। सभी को ध्यान से सुनेंगे, है ना। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो कि हम लोग चैप्टर में डिटेल्स पढ़ेंगे। किसी का नाम को हम नाउन कहते हैं, और नाउन के को जो रिप्लेस करता है, नाउन के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो प्रोनाउन होता है। ये बेसिक पॉइंट हम बता रहे हैं। जैसे कि मेरा मानना है और मेरा कंसेप्ट है कि अगर इंग्लिश सीखना है तो बेसिक टू एडवांस चलो, ठीक है ना। अगर हम बेसिक जानते हैं तो आगे हमको दिक्कत नहीं होगा, और बेस अगर हमारा मजबूत नहीं है तो आगे दिक्कत होता है। तो प्रोनाउन क्या हुआ, नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव, अच्छा एक बात और, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका सभी को हिंदी चाहिए, डोंट वरी, हिंदी भी बताएंगे जब हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है, गुण का चर्चा करता है नाउन या प्रोनाउन का, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब क्या है, एक एक्शन को डिनोट करता है। एक्शन यानी कार्य, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं आपके सामने, तो कोई कार्य कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब होता है। एडवर्ब क्या हुआ, हिंदी में आप जानते हैं क्रिया विशेषण, लेकिन इसका इंग्लिश में कुछ और ही फंक्शन है जो कि हम लोग चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई भी क्रिया को मॉडिफाई करने का जो कार्य करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा, यानी क्रिया विशेषण। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जो दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। उसमें से आप कॉमनली अगर यूज करते हैं तो एंड, बट, और, नीदर, नोर, ये सारा आपके सामने आएगा, ये कंजंक्शन हुआ। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। प्रीपोजिशन आप बचपन से पढ़े हुए हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, देयर आर सो मेनी प्रीपोजिशन आर देयर। ये 2 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है, इसको हम लोग चैप्टर में डील करेंगे। एक लास्ट पॉइंट है इंटरजेक्शन।
अब ये इंटरजेक्शन देखते के साथ हमको थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई सबके बारे में तो जानते हैं ये इंटरजेक्शन है क्या, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो ये सबको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये बेसिक पॉइंट सिलेबस के तहत हम मेंशन करवा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल में इसका क्या वैल्यू है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी चर्चा हम लोग आज ही करेंगे। उम्मीद है आप देख लिए होंगे इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आगे एडवांस लेवल के लिए हम लोग चलते हैं कॉम्पोजिशन में। कॉम्पिटिटिव में पढ़ना होता है टेंस, इसी के बाद वॉइस, एक चैप्टर मिलेगा नरेशन, एक बहुत ही छोटा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ग्रामर में एक पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है आर्टिकल। लास्टली एक पॉइंट है सिंटैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आगे आते हैं टेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। टेंस है क्या, आप जीवन भर टेंस पढ़े हुए हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है जिस लेवल से आपने पढ़ा है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई टेंस जो 12 होते हैं उसको हम 13 या 15 बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तरीका को हम देखेंगे, क्वेश्चन पूछने का जो सिलसिला है उसको हम लेके आएंगे कि कैसे इससे को हमको डील करना है, कैसे हम इजीली समझ पाएंगे। ये फंक्शन के लेवल के और हम लोग चलेंगे। वॉइस जो कि सीजीएल मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपका सिर्फ वॉइस से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और जटिल माना जाता है नहीं माना जाता है नरेशन। नरेशन जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं, जो कि चैप्टर में हम डील करेंगे। क्वेश्चन टैग, एक कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन टैग होता है। आर्टिकल आप सभी जानते हैं, आर्टिकल का मतलब तो भिन्न भिन्न है। अगर हम लोग हिंदी का बात करेंगे तो आर्टिकल का मतलब समान भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमको आर्टिकल जो पढ़ना है वो फंक्शनल लेवल का ए एन द का यूसेज को हमको देखना है। लास्टली एक चैप्टर बचा हुआ है सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स है क्या, बहुत लोग के दिमाग में चलता होगा कि भाई सिंटैक्स जो पानी टंकी वाला है वो है क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसका स्पेलिंग ई होगा, यहाँ पे ए है। तो सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का कि एक सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक वर्ब का जरूरी पड़ता है और एक ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऑब्जेक्ट ना हो करके कॉम्प्लीमेंट भी होता है, जिसको अदर वर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। सभी का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये तो हम अभी चर्चा किए ग्रामर से रिलेटेड ये सारा कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस। अब कंपटीशन के एग्जाम में सिर्फ ग्रामर से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स हैं, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप इसको देख लिए होंगे। ग्रामर के अलावा सिलेबस का हम चर्चा कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसको वोकैबुलरी के रूप में हम जानते हैं, और इसके अंतर्गत पॉइंट है पहला सिनोनिम्स। अब ये सिनोनिम्स है क्या, कंपटीशन के बच्चे को बहुत ही अच्छा से इसको पता है इसके बारे में सिनोनिम्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, ये वर्ड देखते ही कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं कि ये सिनोनिम्स है क्या। तो सिनोनिम्स को हम सेम वर्ड के रूप में जानेंगे। अब ये सेम वर्ड क्या होता है, हिंदी में आप जानते हैं समानार्थी शब्द। इसके बाद इसी में वोकैबुलरी के तहत
एंटोनिम। अब एंटोनिम्स क्या है? जस्ट अपोजिट। किसका? सिनोनिम्स का उल्टा, यानी कि अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड कहने का मतलब है विलोम शब्द हिंदी में, या विपरार्थक शब्द के रूप में भी आप जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। इडियम एंड फ्रेज। अब ये इडियम एंड फ्रेज क्या है? हिंदी में आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, मुहावरा और लौकिकतियाँ, ठीक है ना। अब ये मुहावरा और लौकिकतियाँ है क्या? इसमें एक सेंटेंस होता है, या वर्ड भी होता है, या पार्ट ऑफ वर्ड या सेंटेंस हम बोल सकते हैं, जो कि लिखी हुई बात का सेम अर्थ ना दे करके उसका मीनिंग जो होता है भिन्न होता है। जैसे कि हिंदी में अगर हम बोलते हैं 9 2 11 होना, तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब क्या हुआ? एक मुहावरा है ये। अब 9 और 2 11 होता है, ये संख्या का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे इसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है। इम्प्लाइड मीनिंग कहने का मतलब है इसका एक तीसरा मीनिंग तैयार होता है। इसका मतलब होता है रफू चक्कर होना या भाग जाना, जो हम हिंदी में बात कर रहे थे। तो ये तो हिंदी हुआ, लेकिन हमको इंग्लिश का अगर हम लोग को फेस करना है तो इंग्लिश का ईडियम को हम लोग को समझना होगा। यकीन मानिए ये सारा जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम और फ्रेज, इसका एक कहानी है। कहानी कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग तह की ओर जाएंगे तो पता चलेगा ये बहुत पहले से ही तैयार है। बाइबल में इसका मेंशन है कि भाई ये ईडियम का उत्पत्ति कैसे हुआ, उस समय का बात है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहानी के माध्यम से निमोनिक विधि से भी इसको याद करेंगे, जो कि लेटर ऑन चर्चा करेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ये सिलेबस के तहत। एक पॉइंट और यहाँ पे है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है? वन वर्ड, जैसे कि पूरा सेंटेंस से ही पता चल रहा है जो वर्ड का प्रयोग हुआ है, वन वर्ड यानी एक शब्द। सब्स्टिट्यूशंस यानी कि पूरे एक सेंटेंस के लिए एक शब्द हमको तैयार करना होता है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द आप हमेशा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप सुने ही होंगे, रामबाण। अब इसका मतलब क्या है? रामबाण हम उसी को कहते हैं जो कि बहुत सारा डिजीज यानी बीमारियों का एक दवा हो, एक उपचार हो, उसे हम रामबाण कहते हैं। उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं पैनेसिया, द क्योर ऑफ ऑल द डिजीजेस, यानी सभी बीमारियों का एक मर्ज, उसे हम एक शब्द में पैनेसिया कहेंगे। तो ये एक सेंटेंस के लिए सिर्फ एक शब्द जो हम लोग तैयार करते हैं, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के तहत होता है। इसको हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग आगे इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे या देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में एक पॉइंट और बच गया है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ने पढ़ाने की बात भी करेंगे, जो कि बहुत ही स्लोली और बहुत ही आराम से, हड़बड़ी नहीं है। लैंग्वेज सीखना है तो हमको बहुत ही पैसेंस का जरूरत पड़ता है, एकदम स्लोली चलेंगे। और बेसिक टू एडवांस, जैसे मैंने कहा, ABCD से लेकर के हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक का तैयार करते हैं। कंपटीशन का मतलब ये है। आगे देखते हैं, एक पॉइंट और बचा हुआ है जो कि बहुत कॉमनली सभी आप जानते होंगे, कॉम्प्रीहेंशन। अब ये कॉम्प्रीहेंशन है क्या, इससे आप अवगत हैं बहुत ही अच्छे से। यदि आप मैट्रिक पास हैं, कम से कम उतना तो होता ही है कंपटीशन के बच्चे लोग, या फिर 12 पास किए, या ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, या PG कंप्लीट किए हैं, तो इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन को आप डील करके ही यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। कॉम्प्रीहेंशन
इसको अगर हम लोग लिटरल मीनिंग ढूंढते हैं तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अब ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो समझ, जो हम समझते हैं। अब हम क्या समझते हैं इसके तहत, ये हम जानेंगे। इसके तहत हमको एक दिया जाता है पैसेज, गद्यांश और पद्यांश के रूप में आप जानते हैं इसको हिंदी में। अब पैसेज में होता क्या है कि बहुत सारा एक अनुच्छेद के रूप में आपको दिया जाता है। इसमें कहानी, स्टोरी से रिलेटेड या पूरी पोएम में जो भी मेंशन होगा, इसको आप पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा से समझने के बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है। और यदि आप इसको अंडरस्टैंड किए हुए हैं तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके तहत एक पॉइंट और होता है जो कि कंपटीशन के लिए नया है। इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। अब ये क्लोज टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। पैसेज तो आप जानते हैं बहुत ही सिंपली, ठीक है ना, इसको आप डील भी किए हुए हैं। अगर कंपटीशन के फील्ड में आप नहीं भी आए तो भी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये क्लोज टेस्ट जो होता है ये कंपटीशन में ही हमको देखने के लिए मिलता है, चाहे आप एसएससी या बैंकिंग का तैयारी करें, ठीक है ना, हर जगह मिल जाएगा ये। तो क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ पैसेज ही होता है ये। लेकिन इसका क्या सिलसिला है कि आप देखेंगे पैसेज में लिखी हुई बातचीत में खाली स्थान यानी कुछ शब्दों को छोड़ करके लिखी हुई बात है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन होता है उसी को आप मान लें। और यहाँ पे ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 5 और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार का पैसेज ही है और पैसेज में कुछ शब्द को निकाल दिया जाता है और इसी को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाता है। ये पैसेज का दूसरा रूप यानी कि क्लोज टेस्ट है। ये सभी जो अभी तक हम चर्चा किए, ये सिलेबस आपका टोटल इंग्लिश का है। कोई भी कंपटीशन के लिए आप बैठते हैं, ठीक है ना, ये सभी को हमको फॉलो करना होता है। अब हम बढ़ेंगे सिलेबस को लेकर के, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने पढ़ाने की बात करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि शुरू से लेकर के अंत तक जो सिलसिला होगा वो बेसिक टू एडवांस होगा। एक बात और, इसको हम मिटाते हैं। लैंग्वेज को अभी हम चर्चा किए हुए थे फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के बारे में आप सुने जरूर होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसका सही डेफिनेशन भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ इसके बारे में सुने हैं कि फॉर्मल जानते हैं, इनफॉर्मल जानते हैं, फॉर्मल पत्र, इनफॉर्मल पत्र जो होता है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। जैसे कि हमने कहा कि भाई रट्टा मारना कम है, समझना ज़्यादा है। अब थोड़ा सा समझते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है। हिंदी को छोड़ दीजिए, सिर्फ समझिए कि हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट तो इसी भी परेशान होते हैं कि भाई इसका हिंदी बता दो, इसका हिंदी क्या है, हमें हिंदी जानना है। एक बात हम बताते हैं कि अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को अगर फेस करना है तो कहीं पे भी हिंदी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोकस करते हैं कि भाई इसका हिंदी बता दो, हिंदी में अपना हम जानते हैं, बस खत्म हो गया कहानी। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। डोंट वरी, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसके बारे में अगर हमको जानना होगा हिंदी तो आप जान भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसके बारे में जानिए। बोलचाल की भाषा में हम जो चर्चा करते हैं वो होता है इनफॉर्मल, और फॉर्मल जो होता है वो रिटेन लैंग्वेज में होता है। ये रिटेन होता है, इसका एक ग्रामर भी होता है जिसको हम लोग लिखते हैं, लिखित रूप से जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं वो आपका फॉर्मल लैंग्वेज होता है। और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है, वो स्पोकन के लिए यूज होता है। अब दोनों में अंतर क्या है वो जानिए, और कॉम्पिटिटिव लेवल में हमको किसको फॉलो करना है वो भी जानिए, और हम क्या बोलते हैं डे टू डे लाइफ में उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लीजिए। फॉर्मल लैंग्वेज को हम ऑफिशियल यूज के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, और वही
जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो रिटेन वे में होता है, जिसको हम लिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम वक्तव्य के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। डोंट वरी, कुछ सेंटेंस आपके सामने हम बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, लिखना बात की बात है। जैसे कि कभी कभी हम बोलते हैं मेरा खाना बना देना। आप घर में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो जनरली हम लोग चर्चा करते हैं कि भैया मेरा खाना बना देना। तो ये कौन सा लैंग्वेज हुआ, फॉर्मल या इनफॉर्मल? गौर कीजिएगा इसमें छिपा हुआ क्या है। ये इनफॉर्मल आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपने कहा मेरा खाना बना देना, यानी आपको कुकर में डाल करके आप ही को खाना बनाना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये तो बेतुका हो गया, ठीक है ना। लेकिन जिसको हम बोल रहे हैं उसको कोई तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। उसको तो यही पता चला कि भाई ये खाना खाएगा और इसके लिए हमको खाना बनाना है। हमको क्या बोलना था कि भैया मेरे लिए खाना बना देना, लेकिन हमने ये नहीं कहा, डायरेक्टली मैंने कहा कि मेरा खाना बना देना। सुनने वाला को भी लगा कि भाई चलो इसका बात तो हमको समझ में आ गया। ये स्पोकन लैंग्वेज में यूज होता है और इसी को बोलते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज। लेकिन अगर हम फॉर्मल का बात करेंगे, अगर हम लिखित रूप में अगर यही सेंटेंस को लिखते हैं तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली मिस्टेक है। हम ये बताना चाह रहे थे कि भाई हमको करना क्या है कंपटीशन में, कंपटीशन में हमको फॉर्मल लैंग्वेज को लेके चलना है, ना कि इनफॉर्मल को। इनफॉर्मल क्या है, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को हमको लेके जाता है ये इनफॉर्मल लैंग्वेज। लेकिन फॉर्मल क्या होता है, जिसको हम लिखित रूप से देते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं, मेरे साथ भी एक घटना हुआ था, सुनिएगा ध्यान से। इसी तरह से हम ऑफलाइन क्लास ले रहे थे और एक लड़का जान पहचान के ही था, ठीक है। अब उधर से आया और हमसे बोला कि सर अपना चाबी दीजिए, सर अपना चाबी दीजिए। हम तो मुस्कुराए, सारा क्लास भरा हुआ है, बोले भैया हम चाबी से नहीं चलते हैं। तो भी हंसा। अब बोलता है कि सर अपना बाइक का चाबी दीजिए। हम बोले हाँ ये ठीक है, वो है मेरे पास और मैंने उसको दिया। तो आप सोचिए कि आप भी इस तरह का बोलचाल का भाषा को अब यूज करते होंगे। वो क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। हमको क्या यूज करना है, फॉर्मल लैंग्वेज जो रिटेन वे में सही हो। एग्जाम हॉल में हमको स्पोकन नहीं पूछता है, ठीक है ना, वो रिटेन वे में हमको देता है क्वेश्चन या कुछ भी, ठीक है। तो ये हम अभी सीखे फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, एक सेंटेंस एक एग्जांपल और समझ लीजिए। आप घर में हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, खाना खाते खाते मिर्ची लग गया, तो कैसे बोलते हैं, मम्मी पानी। इसका मतलब क्या हुआ कि मम्मी हमें पानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब अगर हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं तो मम्मी पानी, क्या मम्मी पानी है? नहीं, आपका मतलब था मम्मी पानी दो। लेकिन ये हम लोग पूरा नहीं बोल पाते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेके चलते हैं। दैट्स इट। ये हुआ फॉर्मल और ये हुआ इनफॉर्मल। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में या फिर अदर सोर्स के द्वारा मेरे को संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने के बात को लेकर के। ये तो हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल। इंग्लिश हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लैंग्वेज के तहत इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, जो कि इससे पहले भी शायद हम चर्चा किए थे। इसको हम लोग सब्जेक्ट भी बोल देते हैं। दोनों में क्या डिफरेंट है ये भी जानिए। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का मतलब क्या है, भाषा हिंदी में, यानी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो हम लोग अपने वक्तव्य को दूसरे के वक्तव्य को समझने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज करते हैं वो लैंग्वेज होता है। जब इसी लैंग्वेज को हम फॉर्मूला में बहुत सारे नियम के तहत उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कम्युनिकेशन का बात करते हैं तो अपने आप में एक लैंग्वेज का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक छोटा सा पॉइंट है अल्फ़ाबेट। यहाँ से हम शुरू करते हैं, लैंग्वेज यहाँ से शुरू है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से हम सीखेंगे। अब अल्फ़ाबेट सभी जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि भाई ये छोटा छोटा पॉइंट क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो हम पहले से पता है। मैंने कहा कि भाई हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे, जो जानते हैं उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं पता है वो बेसिक पॉइंट उसको भी पता चलेगा। अब आते हैं ये अल्फ़ाबेट है क्या, और इससे भी एक क्वेश्चन हम बनाएंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, तरीका है, वो साथ में हम लेके चलेंगे। अल्फ़ाबेट हिंदी में हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अब वर्ण का मतलब क्या है, अक्षर, माला का मतलब क्या है, एक गार्लैंड जो कि हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। अब वर्णमाला, माला तो है लेकिन वर्ण यानी कि लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होगा, तब जाकर के ये अल्फ़ाबेट कहलाता है। अब ये अल्फ़ाबेट में है क्या, ये थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ओ यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने ऐसा लिखा है, शायद ये पता है ABCD, ठीक है ना। तो मेन हमको फोकस करना था ये अल्फ़ाबेट में 1 2 3 4 5, इसे हम कहते हैं वावेल लेटर्स, और जो रेस्ट बच गया है कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर्स, इसी में कभी कभी हम लोग कंफ्यूज करते हैं सेमी वावेल के रूप में, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसका हम लोग चर्चा डिटेल करते हैं जब टेट का एग्ज़ाम होता है कि भाई ये वावेल का संख्या कितने हैं, कॉन्सोनेंट का संख्या कितने हैं, ठीक है ना। लेटर का संख्या अलग होता है और साउंड का संख्या अलग होता है, ठीक है ना, जो कि जनरल कंपटीशन में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए उसका चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, ये बेसिक पॉइंट हुआ। सिर्फ हमको ये जानना है कि लेटर्स में 26 लेटर है और उसमें से 5 जो है सो वावेल लेटर्स है और रेस्ट जो बच गया है वो 19 जो भी होगा वो कॉन्सोनेंट लेटर है। अब इसी में एक क्वेश्चन कैसे तैयार होता है और कैसे हम कंफ्यूज करते हैं, एक लेटर अगर एडिशनल या फिर एक कम हो जाता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है वो देखिएगा। मैंने अल्फ़ाबेट का चर्चा किया और उसी में एक पॉइंट आता है अल्फ़ाबेट्स। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने लिखा अल्फ़ाबेट, जिसका मतलब हम जाने वर्णमाला, और वर्णमाला जो था उसका भी चर्चा हमने किया, जो डिवीजन इसका 2 भागों में था, कॉन्सोनेंट और वावेल। अब यहाँ पे वही अल्फ़ाबेट में हम एस जोड़ दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स। यदि हम आपसे पूछे कि ये अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, तो आपके मन में एक सवाल चलेगा कि अल्फ़ाबेट जब एस नहीं था तो वर्णमाला था, और अल्फ़ाबेट्स जिसमें एस जुड़ गया है, हो ना हो ये वर्णमालाएं हों। यही गलती हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये बताओ, जब इससे पहले हमें लिखा कि अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हमको मिला। अब अल्फ़ाबेट में ऑलरेडी जब 26 लेटर्स है तो अपने आप में प्लूरल है, और जो पहले से प्लूरल है उसमें फिर से उसको हमको प्लूरल बनने की जरूरत है, तो आपका आंसर आएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन लैंग्वेज का यही खासियत है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एस तो नहीं जोड़ना चाहिए लेकिन कभी कभी जुड़ जाता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल और हम लेना चाहते हैं, ये बेसिक पॉइंट आप जानते होंगे, नाउन जब हम लोग सिंगुलर प्लूरल नंबर में पढ़ेंगे तो इसका जानकारी हमको मिलेगा। मैन,
MAN, मैन का मतलब है पुरुष हिंदी में, जो कि सिंगुलर है, एक वचन। अगर इसी को अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो मिलता है MEN, मेन। अब ध्यान रहे, ये हुआ सिंगुलर एक पुरुष के लिए और ये हुआ प्लूरल अनेक पुरुष के लिए। अगर हम आपसे पूछे कि भाई क्या हम ये लिख सकते हैं मेंस, तो पता चलेगा नहीं। और इसका कारण क्या है कि भाई मैन अपने आप में सिंगुलर था और मेन प्लूरल हुआ, और जब प्लूरल ऑलरेडी है तो फिर से इसमें एस जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए गलत माना जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका सिलसिला कुछ और ही है। अगर हम अल्फ़ाबेट में एस जोड़ते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो इसका मीनिंग हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका हम सेंटेंस भी बनाएंगे और क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो गया लैंग्वेजेस, हिंदी में अगर हम बोलना चाहेंगे भाषाएं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक लेटर इसमें हम जोड़े तो इसका मीनिंग हो गया लैंग्वेजेस, हिंदी में भाषाएं। एक लेटर को अगर हम हटाते हैं इसका मतलब है वर्णमाला, यानी A to Z लेटर, लेकिन S जुड़ते के साथ ही इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब सवाल है कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है। एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं जो कि आपके लिए है, ध्यान से पढ़िएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस आपके सामने आ रहा है। He learned alphabet oblique alphabets at the age of 2। ध्यान दीजिएगा, अब एक छोटा सा सवाल तैयार हो गया। कॉम्पिटिटिव लेवल में हम धीरे धीरे एंट्री करेंगे। ही लर्न, लर्न का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी उसने सीखा अल्फाबेट ऑब्लिक अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। सवाल ये है कि यहाँ पे आपको चयन करने के लिए दिया जाएगा फिलर के क्वेश्चन के रूप में, अंडरलाइन के रूप में, अगर इंप्रूवमेंट के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा, या फिर इसको हम लोग कॉमन एरर का भी क्वेश्चन बना देंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, अल्फाबेट सही होगा या अल्फाबेट से सही होगा। ध्यान से आप अपना दिमाग लगाएं, और यही कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए लैंग्वेज को हम लोग तैयार करते हैं और आपको सही या गलत चयन करना होता है। आंसर क्या है, अब ध्यान दो, एट द एज ऑफ 2, यानी कि 2 साल के उम्र में उसने सीखा। क्या सीखा, बहुत सारे भाषाएं? पॉसिबल नहीं है। 2 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में बच्चा अपना भाषा में भी ज़्यादा कमांड नहीं कर पाता है, लेकिन अभी के एज में थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा बहुत तेज होते हैं, तो वो अल्फाबेट यानी ABCD तक वो सीख सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हम अल्फाबेट्स ना कह के अल्फाबेट कहें तो सही होगा, ज़्यादा बेटर होगा। ये सेंस है। बहुत सारे लोग बोले कि नहीं ये क्यों नहीं, तो भाई ये सेंस हमको देखना है, पूरा सेंटेंस को हमको समझना है कि ये बोलना क्या चाहता है, हमसे पूछना क्या चाहता है, ये सेंस को भी देखना चाहता है वो। ठीक है ना, तो ये पहला हम पैटर्न देखें। अभी ये तो अल्फ़ाबेट का चर्चा किए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में हम लोग चर्चा किए, और एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, और भी पैटर्न्स हम लोग देखते चले जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। एक ही बार अगर हम बर्डन बहुत सारा क्वेश्चन अगर देना शुरू कर दें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। हम चाहते हैं कि भाई स्लोली चलो और धीरे चलो, सीखते चलो, घर रहो पढ़ते रहो। नेक्स्ट, अभी हमने चर्चा किया अल्फ़ाबेट, जो कि उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या डिफरेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद जैसे कि हम क्रमबद्धता, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, और लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट के बाद उसी के ठीक बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारे सामने आता है वर्ड। ये वर्ड है क्या, हिंदी में आप इसको शब्द बोलते हैं, शब्द।
ध्यान रहे, इससे पहले हम लेटर्स का चर्चा किए और इसके बाद वर्ड है। अब ये है क्या, ये हम जानेंगे। शब्द तो है, जनरली इसको हम लोग डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, इसके डेफिनेशन तैयार करना शुरू कर देते हैं। डोंट वरी, ये सही भी है, ठीक है ना। बेसिक लैंग्वेज जानना भी चाहिए। तो ये है क्या, वो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर इसका डेफिनेशन हम पूछेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर ये होगा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। जनरली ऑफलाइन के बेसिस में ऐसा आंसर मिलता भी है। व्हाट इज वर्ड, यानी शब्द क्या है, तो बच्चों का आंसर होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो कि ऐसा नहीं है। अगर ये सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा तो ये वर्ड यानी शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है। कैसे, वो देखिएगा। ये होता है अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर। अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर। ध्यान दीजिएगा, ये वेल अरेंज्ड है, यही मीनिंग को तैयार करता है, ठीक है ना। विच हैज एग्जैक्ट मीनिंग, जिसका एक मीनिंग भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, तभी हम उसको वर्ड कहेंगे। अन्यथा सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स कहना ठीक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर हम आपसे पूछे कि ये क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है, तो बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंट क्या है, 1 2 3 4, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन इसका कोई मीनिंग बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये वेल अरेंज्ड मांगता है, इसका डिमांड है वेल अरेंज्ड का, तभी ये वर्ड के तहत माना जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग वेल अरेंज्ड करते हैं तो ये हो जाता है गुड। और ये एग्जाम्पल है आपका एक वर्ड का, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने था, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक पॉइंट अभी हम बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड के बाद है सेंटेंस। सेंटेंस हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य। वाक्य, फिर से इसका डिफिनेशन, इसका मतलब हमको जानना होगा कि भाई सेंटेंस यानी वाक्य हम किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सेम है, लिटिल बिट चेंजिंग होगा। जहां हमने डिफाइन किया, जहां हमने लिखा वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, वहीं पे हमको लिखना होगा वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के सार्थक मेल, ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी में हम चर्चा करेंगे तो शब्दों के सार्थक मेल यानी वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम सेंटेंस कहेंगे। लिखते भी हैं, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के सार्थक मेल, वेल अरेंज्ड, इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा एक सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं, कैसे सही और कैसे गलत होता है। गुड्डू अ मैंगो इट्स। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस हम लिखने का कोशिश किए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस है या नहीं है, सेंटेंस इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये हम चर्चा करेंगे। अब देखेंगे, गुड्डू किसी का नाम लिखा हुआ है यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं डूअर। हिंदी में अगर आप जानना चाहेंगे, कर्ता यानी कार्य करने वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो सब्जेक्ट है, उसके ठीक बाद अ मैंगो यानी ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये भी, इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं इट्स यानी कि वर्ब का 5वां रूप यहाँ पे यूज हुआ है। अब इसका अरेंजमेंट क्या है, अब यहीं से हमको स्ट्रक्चर पता चलेगा कि लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज का हम चर्चा कर रहे हैं, एक सेंटेंस होने के लिए क्या क्या उसको रिक्वायर है, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, 99% कैंडिडेट को पता है कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, कुछ लोग को पता है कि भाई ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा,
इसके पीछे रीजन क्या है, जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे सिंटैक्स तो पता चलेगा। चलो देख लेते हैं क्यों गलत हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले हमको एक सब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। सब्जेक्ट यानी डूअर यानी कर्ता। इसके ठीक बाद हमको एक वर्ब चाहिए होता है और वर्ब के बाद हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट ना हो करके कभी कभी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे, उसी को हम अदर वर्ड यानी OW के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। तो कम से कम एक सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर कोई भी अदर वर्ड चाहिए। अब ये सेंटेंस को हम देखते हैं, गुड्डू यानी ये तो सब्जेक्ट है और इसके ठीक बाद ये ऑब्जेक्ट यानी कि मैंगो लिखा हुआ है, जो कि हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए और वर्ब मेरा यहाँ पे है। और ये फिफ्थ फॉर्म द वर्ब क्या है, ये गुड्डू थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब के लिए हम V5 का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक पॉइंट शायद आप पढ़े होंगे, इसका भी हम लोग चर्चा कर लेंगे लेटर ऑन जब वर्ब में हम लोग जाएंगे। तो इसका सही अरेंजमेंट क्या होगा, सही अरेंजमेंट अगर हम लोग देखते हैं, गुड्डू के ठीक बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब। इट्स एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके लिए हम लोग V5 यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इट्स अ मैंगो। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस का प्रकार काइंड्स को देखते हैं, कितने प्रकार हैं, ये कितने भागों में डिवाइडेड हैं। ये अभी बेसिक ही पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं। सेंटेंस कितने हैं वो उसका चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। काइंड्स बोल सकते हो या टाइप्स भी बोल सकते हो। पहला है असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दो, असर्टिव सेंटेंस क्या है, वन बाय वन चर्चा करेंगे। ये 5 है जो कि सभी के बारे में एकदम ब्रीफली हम चर्चा करेंगे। ये इसलिए क्योंकि जब आप नरेशन जाएंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तो इसमें ये सारा पॉइंट को हमको चर्चा करना होता है कि कौन सा सेंटेंस है, उसके RS यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसलिए हम इसको यहाँ पे ब्रीफ चर्चा करेंगे। असर्टिव सेंटेंस आपके दिमाग में आता होगा ये हिंदी क्या है, इसका बता दो। ठीक है ना। फिर से मैंने कहा कि हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है समझना। अगर नहीं समझ में आए तो बोलना, सिर्फ हिंदी को लेकर के हम लोग को बैठना नहीं है कि हिंदी बता दो, हिंदी बता दो। ठीक है ना। लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी भी हिंदी में नहीं होगा, ध्यान रहे। ऐसे अगर आप इसको डिक्शनरी मीनिंग ढूंढेंगे तो निश्चित निश्चयवाचक ऐसे मिलेगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, इसको समझना है। ठीक है ना। तो ये होता है अ सेंटेंस which has negative और अफर्मेटिव, या इसी को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, पॉजिटिव मीनिंग। ध्यान रहे, फिर से एक बार देखिएगा। ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, अ सेंटेंस विच हैज नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग या सेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को हम कहेंगे जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग, जिसका भाव या तो नकारात्मक या तो सकारात्मक हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। फिर से सुनिएगा, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट भी होते हैं, उसको हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अ सेंटेंस विच हैज नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल यहां बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा है। ये कैसा मीनिंग को कन्वे कर रहा है? तो पॉजिटिव। ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव मीनिंग या सेंस को कन्वे कर रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है ना। एक सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, सी डज नॉट हेल्प द पुअर,
सी डज नॉट हेल्प द पुअर। अब हम इसको अगर मीनिंग देखते हैं तो क्या है कि सी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग किया है, सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, यानी नेगेटिव भाव को उत्पन्न कर रहा है, यानी ये आपका असर्टिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल हुआ। ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि वैसा सेंटेंस जिसका मीनिंग, जिसका सेंस या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट, दूसरा टाइप्स, आ जाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या? इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? सेंटेंस तो सभी को पता है, आदेश यानी कि आज्ञा सूचक भी हम उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। लेकिन हिंदी में उतना हमको फोकस नहीं करना है, जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा चर्चा करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, उसको समझिएगा, सुनिएगा। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड कमांड। फिर से सुनिएगा हिंदी में भी। वैसा सेंटेंस जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग, जिसका भाव आदेश लेने देने के लिए, सलाह लेने देने के लिए, ठीक है ना, निर्देश लेने देने के लिए किया जाता हो, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक लाइन इसके लिए लिखेंगे क्योंकि आपके नोट बुक में रहेगा तो आप रिवीजन कर सकेंगे। अ सेंटेंस which has, or a sentence expresses the idea of order, request, suggestion and कमांड। ये चार मीनिंग को कन्वे करता है इंपेरेटिव सेंटेंस। सुनिएगा, समझिएगा एक बार फिर से। अ सेंटेंस मतलब वैसा सेंटेंस, वह सेंटेंस एक्सप्रेसेस यानी उसका भाव, उसका अर्थ क्या हो, विचार क्या हो, ऑर्डर आदेश, ठीक है ना, रिक्वेस्ट आग्रह, सजेशन सलाह, कमांड निर्देश, देने लेने का बात हो तो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट भी हम लिखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ध्यान रहे, ये बेसिक क्लास सभी हम ले रहे हैं, एक तैयार कर रहे हैं आधार, और आधार तैयार करने के बाद हम एंट्री करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। चलो इसका हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा। तो ये वर्ब 1 से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है कि V1 यानी कि वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, यानी सेंटेंस के प्रारंभ में हम लोग को फर्स्ट फॉर्म द वर्ब का प्रयोग करना होगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई अदर वर्ड होगा। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे सेंटेंस हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं गो देयर, चले जाओ। क्या कर रहे हैं हम, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है ना। गो V1 है, देयर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अदर वर्ड के तहत आएगा। कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही हो, यहाँ पे कोई दूसरा शब्द भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेटर ऑन। ठीक है ना। गो देयर का बात किए यानी कि एक आदेश यानी कि ऑर्डर का हम बात किए। कभी कभी हम बोलते हैं हेल्प मी प्लीज, ध्यान दीजिएगा। अब इससे क्या पता चल रहा है, हेल्प मी प्लीज यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया मेरा मदद करो, हेल्प मी प्लीज। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेंटेंस है, बहुत यूज होता है, टेक मेडिसिन इन टाइम। ध्यान दीजिएगा,
टेक मेडिसिन इन टाइम, इससे क्या बोध हो रहा है? आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, कि दवा समय पे ले लो। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चलता होगा कि भाई ये इन टाइम क्या है, यहाँ पे क्या हम ऑन टाइम लिख सकते हैं? तो दोनों में डिफरेंट है, इन टाइम और ऑन टाइम, ठीक है ना, जो कि हम चर्चा भी करेंगे। इन टाइम का मतलब क्या है और ऑन टाइम का मतलब क्या है, दोनों में लिटिल बिट डिफरेंट होता है। ऑन टाइम अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी अगर हम लोग शेड्यूल तैयार करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग टाइमिंग फिक्स करते हैं कि भाई आपको 8 बजे आ जाना है, आपको 10 बजे यहाँ पहुँच जाना है, 6 बजे हम लोग इस कार्य को शुरू कर देंगे। उसमें 1 मिनट भी, 1 सेकेंड का भी हम देरी नहीं करते हैं, तो वो होता है ऑन टाइम। और इन टाइम क्या होता है भाई, 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे मेडिसिन लेने का। तो जनरली अगर आप चर्चा करेंगे मेडिसिन लेने का, खाने का, ठीक है, तो खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले कभी कभी होता है, कभी कभी सुबह भी होता है, ठीक है ना। तो भाई खाना खाने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा के अंतराल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इन टाइम लिखा है। एक सेंटेंस और देखेंगे, ये तो सजेशन वाला बात हो गया। एक सेंटेंस है ओपन फायर, ये कमांड है, निर्देश है। कमांडेड ऑफिसर एक कमांड करता है, ओपन फायर, चला दो गोली, उड़ा दो पाकिस्तानी, ठीक है, आतंकवादी को, ठीक है। तो ये आपका है इंपेरेटिव सेंटेंस के तहत कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आया। आपका काम क्या है कि भाई खुद से कुछ कुछ एग्जाम्पल तैयार करो, समझो, सीखो और जानो। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी प्रकार है उसको लेकर के। तीसरा नंबर है, तीसरा पॉइंट देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अगर ढूंढेंगे तो इच्छा सूचक, इच्छावाचक वाक्य ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या इच्छा है, क्या इच्छा नहीं है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, अभी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। आओ पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि कैंडिडेट जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसको दिक्कत इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बाइलिंगुअल चलेगा, ठीक है, समझने के लिए अपना लैंग्वेज में कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। बाकी बात, एक भी पॉइंट हम हिंदी नहीं बता रहे हैं, अगर हिंदी का जरूरत पड़ता है तो वहाँ पे हम बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ कर्स, विश एंड ब्लेस। फिर से सुनिएगा, हिंदी में सुनिए इसको। वैसा सेंटेंस जिसका अर्थ, जिसका भाव कर्स यानी कि क्या, अभिशाप, बद्दुआ, विश यानी इच्छा या कामना, ब्लेस यानी आशीर्वाद। वैसा सेंटेंस जिसके सहारे हम किसी को कर्स करते हैं, बद्दुआ देते हैं या लेते हैं, किसी को विश यानी इच्छा या कामना करते हैं या कोई मेरे लिए करता है, ब्लेस किसी को हम आशीर्वाद देते हैं या कोई मेरे लिए आशीर्वाद करता है। तो ये सारा का सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के तहत आएगा। इसको एक लिख भी लेते हैं, एक लाइन। A sentence that expresses the idea of curse, wish and bliss। ध्यान दीजिएगा, सभी का मीनिंग आपको जानना होता है। कर्स का मतलब होता है बद्दुआ, अभिशाप, हिंदी थोड़ा मेरा वीक है, अभिशाप कैसे लिखेगा, बद्दुआ ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। कर्स, विश का मतलब होता है इच्छा, कामना जो आप करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। प्लेस का मतलब आशीर्वाद, हर सही दुर्गा में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी बात ठीक है, आशीर्वाद। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जिसका हमारे मन में विचार आता है, कैसा विचार, अभिशाप देने का, इच्छा करने का या आशीर्वाद देने का, ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, कहलाएगा। इसका भी हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और कुछ सेंटेंस भी बनाएंगे। इससे कुछ क्वेश्चन भी हम तैयार करेंगे, जो कि फिलर का क्वेश्चन,
एरर का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इससे पहले एक सेंटेंस हम बनाए थे जो क्वेश्चन का रूप था, अभी हम एक क्वेश्चन भी बनाएंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा, और पैटर्न धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है और हम कंफ्यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। बहुत ही कॉमनली आप यूज़ करते हैं स्पोकन लैंग्वेज यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज की जो हम चर्चा किए थे। मे का मतलब है, मे का मतलब क्या है ये शायद जानते होंगे, लेकिन लैंग्वेज इसलिए हम बोलते हैं कि लैंग्वेज में वर्ड का मीनिंग जो है सो बदलता रहता है। मे का मतलब हम लोग जानते हैं सकना के रूप में, इजाज़त लेने के रूप में आप हमेशा यूज़ किए हुए हैं, मे आई कम इन, ठीक है ना। ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट, मे आई डू दिस वर्क, मे आई टेक आइसक्रीम, ठीक है ना। इजाज़त लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। कभी कभी आपने यूज़ किया है मे गॉड ब्लेस यू, अब याद आया, हाँ क्या वहाँ सकना का कोई अर्थ हुआ, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ठीक है ना, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो, ये इसका हम चर्चा करते हैं। मे का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन सकना से कोई लेना देना नहीं है। यही बात है जो कि स्टार्टिंग में ही हम बताते हैं कि बच्चे करते क्या है कि वर्ड को रट्टा मार लेते हैं कि इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और जब स्ट्रक्चर और फॉर्मेट में हमको तैयार करके एक क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है तो हम करने क्या लगते हैं कि उसका हिंदी मीनिंग यानी कि अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं, और ट्रांसलेशन अगर सही सही मिल गया तो सेंटेंस सही हो गया, अगर ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है तो पता चलेगा भाई ये तो यही गलती होगा, मार दो इसको यहीं पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान दो कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है। इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटिव सेंटेंस में है भगवान करे, ध्यान दीजिएगा, भगवान करे। अब कैसे इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं वो सुनिएगा। कुछ कर्स के लिए सेंटेंस आपके सामने है, कुछ ब्लेस के लिए और कुछ विश के लिए, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं भगवान करे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, एक दुआ यानी कि विश कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। सेंटेंस हम बनाएंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि भाई इसको समझो, जानो क्या है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं भगवान करे आपका शादी जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या है, आशीर्वाद मिल रहा है, बच्चा शादी करने के लिए उतावला है तो एक आशीर्वाद उसको प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे से हम लोग झगड़ लेते हैं, ठीक है ना। हमारे समाज का ये रूल भी है, एक नियम भी है कि हम लोग हमेशा खुश नहीं रहते हैं और हमेशा दुखी भी नहीं रहते हैं, ठीक है ना। एक मिंगलिंग पॉइंट लेकर के हम लोग चलते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी खुश भी हैं कभी गम को भी एक्सप्रेस करते हैं, कभी लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं और कभी साथ में भी आते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर हमने देखा, ठीक है, अपने इर्द गिर्द में हमने देखा कि महिलाओं को लड़ते झगड़ते, ठीक है ना, और उस समय लड़ते झगड़ते के दौरान ही हमारे लिए कोई सेंटेंस बोलता है या हम उसके लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान करे उसका पैर टूट जाए, भगवान करे उसका सारा धन दौलत नाश हो जाए, भगवान करे उसका सारा ये हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक कर्ज का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और एप्लीकेशन कहाँ लिख रहे हैं, भगवान के पास, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का खासियत क्या है, ठीक है। मे का प्रयोग तो हो रहा है, हम तो विश कर रहे हैं, हम तो ब्लेस कर रहे हैं और कर्ज भी कर रहे हैं, लेकिन ये अपना जिम्मेदारी लेकर के नहीं, भगवान के पास एप्लीकेशन लेकर के कि भगवान इसको ऐसे हो जाए, ठीक है ना। तो ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो हमारे बस में नहीं होता है, हम एक एप्लीकेशन एक अर्जी लगाते हैं। चलो अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा वो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो कि वर्ब में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यकीन मानिए ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग होता है, V1 का ही प्रयोग होता है। ये जो सब्जेक्ट आपने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट कभी सिंगुलर भी होगा और कभी प्लूरल भी होगा। ध्यान रहे ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है इसका हम चर्चा करेंगे नाउन नंबर में। सिंगुलर का मतलब एक वचन, कोई एक वस्तु, कोई एक व्यक्ति या कोई एक एनिमल का बात करते हैं तो सिंगुलर नंबर में होता है, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, सिंगुलर। प्लूरल का मतलब क्या है, बहुवचन हिंदी में, यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक कोई व्यक्ति का बात करेंगे।
कोई एनिमल का बात करेंगे, कोई वस्तु का भी बात करते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का खासियत ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए होता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब हमको प्लूरल चाहिए होता है। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो अगर हम वर्ब 1 और 5 का बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V5 का चर्चा करते हैं। इससे पहले जो गुड्डू और एक ही का हम बात कर रहे थे उसमें हम V5 का प्रयोग किए हुए थे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब V5 ये सिंगुलर वर्ब होता है। अब प्लूरल के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट मिलेगा तो सिंगुलर वर्ब चाहिए V5, प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1 प्लूरल वर्ब हमको चाहिए होता है। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि मे एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब बिल्कुल नहीं आता है, इसके अकॉर्डिंग आता है, और मे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होने के नाते ये हमेशा V1 लेगा। और क्वेश्चन कैसे आता है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को फोकस करते हैं, ठीक है ना। और हम कंफ्यूज क्या करते हैं, और बोलचाल की भाषा में जो हमेशा से जो हम लोग रट्टा मार के बैठे हुए हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, और एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या डिफरेंट है अभी पता चलेगा। मिटाते हैं इसको। एक छोटा सा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, मे सी खाली स्थान लॉन्ग विथ हैप्पीनेस। ऑप्शन देता है लिप्स, ए लिव, लिव्ड, लिविंग। समझिएगा। अब ये पैटर्न है आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है ना। अब समझो, मे सी खाली स्थान लॉन्ग विथ हैप्पीनेस। अब ये ब्लैंक प्लेस है, उसके जगह पे हमको कोई एक ही शब्द का प्रयोग करना होता है। ध्यान रहे, ऑप्शन 3, 4, 5 जो भी हो उसमें से कोई एक ही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है ना। 4, 5 जो भी रहेगा। अब हम लोग करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग करते क्या है वो सुनिए। अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे लैंग्वेज को नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, तो सिंपली एक सेंटेंस आपको आता है और आप बोलते भी हैं, सी लिव्स इन मुंबई। ध्यान दीजिएगा, अब सेंटेंस को कैसे हम लोग जचाना शुरू करते हैं और कैसे हम गलत करके आ जाते हैं वो दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सी लिव्स इन मुंबई, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ है। क्यों? क्योंकि सी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर और इसके साथ हम V5 का प्रयोग किए हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो मेरे जहन में, ठीक है ना, फिट है बचपन से, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, आप यही बात को यहाँ पे भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा सी, ठीक है, सबसे पहले हम लोग हटाना शुरू कर देते हैं, भाई ING नहीं होगा जब तक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, ठीक है ना। आपके दिमाग में आएगा सी के साथ तो V1 कभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये आपका पास्ट का सेंटेंस बता नहीं रहा है, ठीक है ना। भगवान करे आपका जीवन लंबी हो और खुशहाल रहे, ठीक है ना, ये सेंटेंस का मीनिंग बता रहा है ना। और हम लोग यही करते हैं कि भाई यहाँ पे सी लिखा हुआ है और ये V5 को मार के निकल लो, जो कि गलत हो जाएगा। हमने क्या सीखा, यहाँ पे में मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ हमको क्या यूज करना है, हमेशा V1। और यही गलती, छोटा सा गलती, ठीक है ना, बहुत परेशानी वाला बात होता है, हर क्वेश्चन यही देता है, आपके सामने है, ठीक है ना। चलो कुछ और भी एग्जाम्पल लिखते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं मे यू डाई सून। ध्यान रहे, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, सेंटेंस है मे यू डाई सून।
अब यहाँ पे क्या है, ये तो V1 है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है, कर्ज का बात हो रहा है। भगवान करे तुम जल्द से जल्द ऊपर चले जाओ, ठीक है ना। जो डेफिनेशन हमने देखा कर्ज, विश एंड ब्लेस का, इससे पहले हम यहाँ पे यूज़ किए हुए थे ब्लेस का सेंटेंस, ये कर्ज वाला सेंटेंस है। सेंटेंस फिर से अगर हम लिखते हैं, मे यू गेट योर जॉब सून, भगवान करे आपका नौकरी जल्द से जल्द हो जाए या लग जाए, ठीक है ना। तो ये एक तरह से विशिंग का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल था। आपके पास स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, कोशिश ही कामयाब बनाता है, ठीक है ना। ये ऑपरेटिव सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, हमेशा आप यूज़ करते होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को लेकर के, ये तीसरे नंबर में था। 4 नंबर में आइए, एक सेंटेंस और भी है। आ जाओ, 4 नंबर में एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ये विस्मयादि बोधक वाक्य क्या है, ठीक है ना। विस्मय, विस्मय का मतलब क्या है, आश्चर्य, हर्ष, उल्लास, जो अचानक से हम फील करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हमने लिखा है, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट हमको और जानना पड़ेगा, तो जाकर के ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर होगा। और ये छोटा सा पॉइंट जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हमने लिखा था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ध्यान दीजिएगा, उसी के ठीक सामने हम चर्चा करने वाले हैं, इंटरजेक्शन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि बताओ ये इंटरजेक्शन है क्या, व्हाट इज एन इंटरजेक्शन। पढ़े तो थे, धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, लेकिन भूल गए हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है, हमको डेफिनेशन पूछता भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ जानना है, हमें समझना है ये इंटरजेक्शन होता क्या है, ठीक है ना, आया कहाँ से। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन भी हम लिखवाएंगे, पहले सुनना है, समझना है, ठीक है ना। माइंड में रखिए, नोटबुक एक सहारा होता है, ठीक है ना। रिवीजन करने के लिए हम लोग नोटबुक का सहारा लेते हैं और उसमें हम लोग स्टोर भी करते हैं उसको, ठीक है। आ जाओ समझते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एक शब्द है, फिर से सुनिएगा, इंटरजेक्शन एक शब्द है जो हमारे दिमाग में एकाएक यानी अचानक आता है। फिर से सुनिए, इंटरजेक्शन एक शब्द होता है जो हमारे दिमाग में एकाएक यानी अचानक आता है, जिसके लिए हम तैयार बिल्कुल नहीं होते हैं। इसको इंग्लिश में सुनिएगा, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। फिर से, इंटरजेक्शन एक शब्द है जो हमारे दिमाग में एकाएक यानी अचानक आता है, जिसके लिए हम तैयार बिल्कुल नहीं होते हैं। कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स वर्बली सुनिए, समझिए, उसके बाद लिखने लिखाने का काम बिल्कुल करेंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप घर में होते हैं या क्लासरूम में ही होते हैं या कहीं पे भी होते हैं, अटेंटिवली कोई काम करते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हैं, या मेरे बातों को आप अटेंटिवली सुन रहे हैं और पीछे वाला, आपके जो पीछे बैठा हुआ है, उसके मन में कुछ और चला और आपके पीठ में पिन चुभो दिया या अचानक से एक घुसा कोई मार दिया, तो आवाज़ कैसे आता है, फील कीजिए। अगर आपको सडनली अचानक से कोई पिन मारेगा पीछे, तो कैसे आएगा, उफ, आह, कुछ ना कुछ शब्द तो जरूर आएगा। और इसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्या हम सोचे थे कि मेरे पीछे वाला जो लड़का बैठा हुआ है या लड़की बैठी हुई है, वो हमें पिन चुभो देगी या देगा तो हमको उफ या आउच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये सडनली, ये अचानक आता है, और जो अचानक आता है शब्द, वही इंटरजेक्शन होता है।
कभी कभी क्या है, ये लड़कियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। घर में होती हैं या कहीं भी होती हैं, उसके पैर में अगर कॉकरोच आ गया या छिपकली या चूहा कुछ भी आ गया, तो जनरली आप सुने होंगे आउच। ये आउच है क्या है? इसका कोई अर्थ है? उसका कोई हिंदी हम लोग ढूंढेंगे? बिल्कुल नहीं। एक सडन एक्सप्रेशन है, एक सडन फीलिंग है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आप कुछ ऐसे गली मोहल्ला की ओर चले जाते हैं या जंगल की ओर चले जाते हैं, तो कभी कभी आपका फील हुआ होगा कि भाई बहुत कोई जानवर मरा हुआ है और उसको बदबू आ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग बोलते हैं, छी छी क्या बदबू है। क्या ये शब्द हम जो अभी यूज किए या यूज करते हैं, घर से सोच के हम लोग निकलते हैं कि कोई जानवर मरा पड़ा होगा, कुछ ऐसा बदबूदार होगा और हमें वहां पे छी छी बोल के आना है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ये अचानक से एक सडन फीलिंग होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, और वही जो शब्द हम बोलते हैं, अभी तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, उसको सारा का सारा हम इंग्लिश में भी लिखवाएंगे, ठीक है। तो ये शब्द जो अचानक से हम फील करते हैं, हमारे दिमाग में आता है, स्ट्राइक होता है, वही इंटरजेक्शन होता है। कभी कभी फोन आता है मेरा, ठीक है ना, अरे देखो ना उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, देखो उसका नौकरी हो गया, ओह वाओ। तो ये सब वर्ड क्या है? यही शब्द को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। और ये जो शब्द है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, और वही शब्द को अगर हम एक सेंटेंस में पुट करेंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो हम थोड़ा सा डिवीजन करेंगे, एक्स का मतलब होता है बाहर, जैसे कि आप जानते होंगे इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। तो यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? एक्स जिसको हम लोग हटा देते हैं यानी बाहर निकालते हैं। क्लेमा शब्द से क्लेमेटरी बना है, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, ठीक है ना। हमारे मन में जो भी फीलिंग्स होता है उसको हम बाहर लेके आते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वही एक्सक्लेमेटरी है। हिंदी में तो हम बोल देते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है ना। भाई इसका मतलब क्या है ये तो पहले जानो समझो तो ज़्यादा मजा आएगा। चलो इंटरजेक्शन को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, कुछ सेंटेंस भी बनाते हैं, कुछ वर्ड भी हम तैयार करते हैं, ठीक है ना। An interjection is a word that comes in our mind all of a sudden। ध्यान दीजिएगा, इंटरजेक्शन एक शब्द होता है जो हमारे दिमाग में एकाएक, ध्यान दीजिएगा, ये एक फ्रेज है, ऑल ऑफ अ सडन। कभी कभी इसी को एक सेंटेंस बना देता है और उसमें ए को हटा देगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑल ऑफ सडन नहीं, ऑल ऑफ अ सडन, ये अपने आप में कंप्लीट फ्रेज है, ठीक है, जिसका मीनिंग है अचानक या एकाएक। तो हमने उसी बात को लिखा है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। हिंदी में हम बहुत ही अच्छे से बताएं आपको कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोलते हैं वाओ और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये पॉजिटिव वर्ड होता है। वाओ हम लोग कब बोलते हैं? जब हम खुशी होते हैं, हैप्पी होते हैं, कुछ हमें अचानक से कुछ अच्छा चीज हमारे लिए होता है तो वाओ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ओह, ठीक है ना, ये नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है ना। जब हम दुखी होते हैं, हमारे साथ कुछ मिसहैप होता है, ठीक है ना, मिस फॉर्च्यून को अगर हम लोग फेस करते हैं उस समय ये यूज करते हैं, ठीक है। आह, ये भी नेगेटिव वर्ड होता है। जब हम लोग चुभन महसूस करते हैं तो आह का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं हुर्रे, ये वर्ड तो बहुत ज्यादा आप सुने होंगे, हुर्रे, ठीक है, ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है जब हम खुशी जाहिर करते हैं। यूज करते हैं आप उफ, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है ना, मोटरसाइकिल लेके निकले हुए हैं, अब बीच रास्ते में बंद हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, सारी लड़कियां दिख रही हैं, मारते रहो किक, उफ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। तो परेशानी को हम लोग फील करते हैं तो ये वर्ड यूज होता है। फाई फाई, इसको फी फी भी बोलते हैं, छी छी जो हम चर्चा किए, ठीक है। एक वर्ड होता है अलास,
अलास का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्ड में यूज होता है। काश मैं ये रहता, काश मैं वहाँ होता। जब आप दुखी होते हैं उस समय एक्सप्रेस करते हैं अल्लास। तो ये सभी शब्द ध्यान रहे, ये शब्द इसलिए डिटेल्स हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम में आप बैठते हैं, जैसे जेटेड सीटेड या कोई भी क्षेत्रीय लेवल का एग्जाम होता है, तो उसमें शब्द को पूछा जाता है कि बताओ ये है क्या, ये चिन्ह किसका है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ये तो हो गया इंटरजेक्शन का डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल। अब जितना भी एग्जाम्पल आपने देखा है ये वर्ड में है। अब यही वर्ड को अगर हम एक सेंटेंस में रखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। दोनों में डिफरेंट क्या है? सिर्फ अगर शब्द हमसे पूछता है तो हम टिक करेंगे इंटरजेक्शन। अगर ये शब्द को एक सेंटेंस में फ्रेम किया गया है तो वो सारा का सारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? चलो अब आते हैं थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिफाइन करते हैं और कुछ सेंटेंस कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। आ जाओ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डेफिनेशन वही है जहां हमने लिखा कि इंटरजेक्शन इज एन वर्ड, वहां पे हमको यूज करना है सेंटेंस जो हमारे दिमाग में अचानक आता है। सेंटेंस लिख लेते हैं इसको, अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड। सेम बात को लिखना है, ऑल ऑफ अ सडन। डिफरेंट क्या है वो देखिएगा। इससे पहले वाले डेफिनेशन में था सेंटेंस की जगह पे हम वर्ड का चर्चा किए थे, वो इंटरजेक्शन था। अब यहाँ पे हम सेंटेंस का बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस आता है हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, वो भी अचानक, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस थोड़ा सा एक दो ले लीजिएगा, ठीक है ना। हुर्रे, वी हैव ऑन द मैच। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये अगर इसको अंडरलाइन करके आपसे पूछता है तो ये आपका इंटरजेक्शन है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस अगर पूछता है कि बताओ ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, क्योंकि वही शब्द को हम एक सेंटेंस में पुट किए हुए हैं। एक सेंटेंस हम बनाते हैं, अलास, अलास आई वुड बी देयर। देखिएगा, ठीक है ना, ये इंटरजेक्शन है, ये पर्टिकुलरली हमसे पूछता है तो इंटरजेक्शन है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस अगर फ्रेम हुआ है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ है। अलास आई वुड बी देयर, काश मैं वहाँ होता। बहुत सारे दोस्त मित्र यार बहुत मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और वो फ़ोन किया आपको, उस समय हम लोग ये सेंटेंस बोलते हैं कि काश मैं भी वहाँ होता, ठीक है ना। अचानक से हम फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि बेसिक पॉइंट। इसको हम, ठीक है ना, फंक्शनली यूज़ करेंगे नरेशन में, जो कि बेसिक पॉइंट था। सेंटेंस में ये चौथा नंबर में था, एक और है 5 है, जो कि लास्ट है सेंटेंस में। आ जाओ, इंटेरोगेटिव, ध्यान से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान आपके लिए। प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। जाहिर सी बात है, यदि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इससे प्रश्न ही किया जाता होगा, सवाल ही पूछा जाता होगा, ठीक है ना। तो वैसा सेंटेंस जिसके सहारे, सुनिएगा, पहले हिंदी में या पहले इंग्लिश में, दोनों बाइलिंगुअल हम चलते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस है जिसके सहारे हम प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ठीक है ना। अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसके सहारे हम
प्रश्न करते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक लाइन का डेफिनेशन और इसका जो डिवीज़न है ये भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसको, वो कौन कौन है वो देखेंगे। डेफिनेशन पहले देखते हैं। A sentence which is used to ask a question. A sentence which is used to ask a question, ये इंटरोगेटिव कहलाता है, ठीक है ना। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करता है, ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। वो दोनों कौन कौन है उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, समझने का काम करेंगे। इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, इसी को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। ये है क्या यस नो क्वेश्चन, इसका हम चर्चा करेंगे डिटेल से। और एक होता है नॉट यस नो क्वेश्चन, ओपन एंडेड इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अभी ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, यस नो क्वेश्चन, नॉट यस नो क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम डिटेल इसको लिखेंगे भी और कुछ एग्जाम्पल भी बनाएंगे, ठीक है ना। पहले सुनिएगा कहानी क्या है इसका, ठीक है। सिंपली क्या है, लैंग्वेज को हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, इसलिए बहुत सारा कहानी लेके आते हैं कि भाई पहले सुनो समझो कहानी क्या है इसका, ठीक है ना। उसके बाद बहुत ही ईजी हो जाता है। क्वेश्चन हम 2 तरह से करते हैं, एक यस नो और एक नॉट यस नो। यस नो का मतलब क्या हुआ, हाँ ना क्वेश्चन, यानी वैसा सवाल वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। फिर से सुनिएगा, यस नो क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है, वैसा सवाल होता है जिसका रिप्लाई, जिसका आंसर यस या नो हम दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ सवाल हम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा क्या आप बाजार जा रहे हैं। फिर से सुनिएगा, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे। हिंदी में सिर्फ समझने के लिए इंग्लिश सारा स्ट्रक्चर, सारा क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाता है, इसलिए सारा फॉर्मेट को हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, बोल रहे हैं समझने के लिए हिंदी में। फिर से सुनिएगा, क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो आपका रिप्लाई क्या होगा। यदि आप बाजार जा रहे हैं तो बोलेंगे यस मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर आप नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं नो आई एम नॉट, या फिर यस या नो बोल करके भी आप क्लोज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसको आप यहां पे लिख भी लो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यानी तुरंत हम यस या नो बोल करके क्लोज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। जा रहे हैं तो यस, नहीं जा रहे तो नो। क्या तुम मेरा मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हेल्प करने का मन है तो आपने कहा यस, क्लोज हो गया क्वेश्चन। अगर नहीं करना है तो आप बोलेंगे नो, क्लोज हो गया। इसलिए क्लोज एंडेड, एंड का मतलब समाप्त, मतलब कि क्वेश्चन को तुरंत हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब ये हमको पता कैसे चलेगा कि भाई ये यस नो क्वेश्चन या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे हम पहचानेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए हम पॉइंट्स को लिखेंगे। ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। फिर सुनिएगा, समझिएगा, इट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब के सहारे शुरू होता है, ठीक है ना। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब का जो संख्या है टोटल 24 है, जो
हम वर्ब पढ़ेंगे और वर्ब में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जब चर्चा होगा वहाँ पे बताया जाएगा कि 24 कौन कौन है। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे तैयार करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे इज है, एम है, आ, व, डू, डज, डिड, ठीक है, कैन, कुड, बहुत सारा है। कैन कुड जितना 24 है, कैन कुड मे माइट, ठीक है, हैव, हैड, हैज, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब है और इसी के सहारे हम अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको हम क्लोज इंडेड या यस नो में दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ बनाएंगे, जैसे कि एक सेंटेंस हम बना रहे हैं, डू यू टेक टी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क, डू यू टेक टी। अब इसका मतलब क्या है, डू यू टेक टी, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप चाय पीते हैं, ठीक है। तो आपका रिप्लाई हो सकता है यस या आपका रिप्लाई हो सकता है नो, ठीक है। आप यस या नो बोल करके तुरंत उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और भी सेंटेंस बना लेते हैं, बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब है। आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर एक सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन के रूप में है। आर यू देखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के सहारे हम सवाल कर रहे हैं। आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं? तो आपका आंसर क्या हो सकता है, जा रहे हैं तो यस, नहीं जा रहे तो नो। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई विवाद नहीं है, ठीक है ना। तो यस नो क्वेश्चन क्या हुआ, जिसका आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं, उसी को हम क्लोज इंडेड कहते हैं। ये शुरू कैसे होता है, हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, 24 है, जो कि वर्ब में हमको डिटेल जानकारी मिलेगा। यहाँ पे कुछ हमने लिखा है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया यस नो क्वेश्चन, इसको आप देख लिए होंगे, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट यस नो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ चर्चा करना है। चलो आते हैं नोट यस नो क्वेश्चन। इसको ओपन इंडेड, वहां पे हम क्लोज इंडेड का बात किए थे, ये ओपन इंडेड क्वेश्चन। नॉट यस नो या ओपन इंडेड क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल्स और उसका पॉइंट्स भी लिखेंगे, ठीक है ना। समझिएगा, वैसा क्वेश्चन, वैसा सवाल जब हमसे कोई करता है या हम किसी को करते हैं तो उसमें हम यस या नो नहीं कर सकते हैं, यानी कि नॉट यस नो, ठीक है। यानी कि उसका हमको डिटेल बताना पड़ता है, इसलिए इसको कहा गया है नॉट यस नो क्वेश्चन और ओपन इंडेड, यानी कि पूरा ओपनली उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। अब ये कैसे संभव है, ये कैसे स्टार्ट होगा, हमें कैसे पता चलेगा, ये सुनिए, समझिए और जानिए, ठीक है ना। ये WH फैमिली, अब WH फैमिली क्या है, फैमिली एक परिवार है जो कि WH क्वेश्चन के रूप में आप जानते हैं। उसी के सहारे अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं किसी को या हमें कोई करता है तो उसमें हमको डिटेल बताना पड़ता है, यानी कि क्लोज हम तुरंत नहीं कर सकते हैं, उसको ओपनली हमको बताना होता है, इसलिए ये ओपन इंडेड क्वेश्चन कहलाता है, जिसको हम लोग नॉट यस नो भी कहते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा वेयर आर यू गोइंग, ध्यान दीजिएगा, सवाल है वेयर आर यू गोइंग और आपका आंसर आता है यस। मैंने सवाल किया वेयर आर यू गोइंग, इसका मतलब है आप कहाँ जा रहे हैं, आपने कहा यस, क्या इसका तुक है, यस, क्या यस। हमने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसका डिटेल आपको बताना है। वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, आप इस कार्य को क्यों कर रहे हैं, क्या आप बोल सकते हैं नो? बिल्कुल नहीं, आपको बताना होगा कि क्यों, इस वजह से, ठीक है ना। अगर मैंने आपको कहा हाउ आर यू और आपने रिप्लाई दिया किसी को यस, हाउ बेहुदगी इज इट, ठीक है, कितना बेहुदा लगता है कि आप पूछ रहे हैं किसी को हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक है। तो आपको बताना होगा अच्छे हैं या मुसीबत में हैं या ये प्रॉब्लम है, ये तो डिटेल बताना पड़ेगा। ओपन इंडेड इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आप उसको जवाब दे रहे हैं यस या नो, तो बेतुका ये होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका कोई तुक नहीं होता है। आ जाओ
ये कौन कौन है और ये स्टार्ट कैसे होता है इसको भी थोड़ा सा जाने। ये बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिलसिला जारी करेंगे नाउन, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नाउन, अगर नाउन आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये कैसे स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विथ WH वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, WH वर्ड्स के सहारे ये स्टार्ट होता है, क्वेश्चन किया जाता है। जैसे कि कुछ हम लिखेंगे यहाँ पे वाई, हाउ। आपने देखा WH का मतलब ये नहीं कि साथ में हो, ठीक है ना, इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। वेयर, हु, होम, विच, ठीक है, हुज। ये 9 फैमिली है, ये 9 है, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट होता है WH वर्ड से, जिससे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, जिसको हमको डिटेल यानी ओपन इंड करना होता है, क्लोज इंड नहीं करना होता है। चलो कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। आ जाओ। सेंटेंस हमने कहा हाउ आर यू। एक सवाल है, शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है WH से, ठीक है ना। हाउ आर यू, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा आई एम फाइन, आई एम वेल। देयर आर सो मेनी आंसर विल बी देयर, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे मैंने कहा वेयर आर यू, ठीक है। कभी कभी हम लोग सवाल करते हैं फ़ोन में भी, किसी को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, तो क्या बोलेगा, यस या नो। नहीं, बोलेगा कि भाई हम अनादा चौक में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कहीं भी जो भी आपका प्लेस होगा उसको डिटेल बताना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है WH से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, उसको डिटेल डिस्कशन हमको बताना होता है, इसलिए ये ओपन इंडेड कहलाता है, ठीक है। और भी कभी कभी हम लोग बोल देते हैं हु आर यू। जनरली ये सेंटेंस आप बोले भी होंगे, लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है ना। हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है ना, चले जाओ मेरी नज़रों से, ठीक है ना। चलो, तो इसका भी हमको आंसर देना होता है, या फिर बहुत सारे तो ऐसे ही साइलेंस हो जाते हैं, भाई छोड़ दो हटाओ। हु आर यू, मैंने तुमसे मिला 2 साल पहले और अभी बोल रही हो हु आर यू, छोड़ दो, नहीं होगा अब हमसे, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा मानना था, ये नॉट यस नो क्वेश्चन को डील करना, ओपन एंडेड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आज जो हमने डील किया, ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। इसमें हमने चर्चा किया लैंग्वेज, लैंग्वेज है क्या, ठीक है ना, सब्जेक्ट के रूप में, भाषा के रूप में, और सिलेबस का जानकारी हमने लिया, ठीक है। क्वेश्चन का कुछ पैटर्न हमने देखा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ एक पॉइंट को हमने देखा, और A से लेकर के Z तक जो हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, उसके बाद वर्ड और सेंटेंस कितने हैं, ये सभी की हम बेसिक जानकारी लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको एक बार रिवाइज कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप, ठीक है ना, कंसल्ट करेंगे, जो भी माध्यम होगा आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इतना आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब कभी भी मिलेंगे तो इसके आगे हम लोग नाउन को लेकर के चलेंगे। ये बेसिक पॉइंट आपका क्लियर है तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। नाउन के तहत हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारा जितना भी पॉइंट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो कन्फ्यूजन है उसका भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना, लेटर ऑन। थैंक यू।